अच्छा जनाब, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिन्स, जो कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स है। बड़ा मज़े का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़े बड़े क्रिटिकल वे से आपको लेके चलूँगा ताकि आपको समझ आए मेरी बात की। स्टैटिन्स में जो हमारे पास प्रो ड्रग्स होती हैं उसमें हमारे पास आता है लोवेस्टैटिन एंड सिम्वास्टैटिन, और इनकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है 40 to 75% इन दो ड्रग्स की, ठीक है। और जो जो होती है ना कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड होती हैं, ठीक है। कम्प्लीटली एब्जॉर्ब जो होती है ना, वो जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, लाइक ओरल एब्जॉर्प्शन जो होती है, वो हमारे पास आती है ये फ्लोवेस्टैटिन। ये हमारे पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी ड्रग है जिसकी जो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, वो है फ्लोवेस्टैटिन। इनका बड़ा हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। इनकी जो रेनल एक्सक्रीशन होती है, ठीक है, वो एक्सक्रीटेड बाइल से होती हैं, बाइल से एक्सक्रीट होती हैं मेनली, ठीक है। और इसकी रेनल एक्सक्रीशन जो होती है ना, वो 5 to 20% होती है। इनकी हाफ़ लाइफ कितनी होती है 1 to 3 आवर्स। बड़े मज़े का टॉपिक है, सुकून से सुने और सिर्फ समझते जाएँ। इन सारों की हाफ़ लाइफ कितनी होती है 1 to 3 आवर्स। और एक्सेप्शन इसमें बताइए हाफ़ लाइफ की, वो क्या है, एटोरवेस्टैटिन एंड रोज़ुवेस्टैटिन। एटोरवेस्टैटिन की कितनी है हाफ़ लाइफ, वो है हमारे पास 14 आवर्स। रोज़ुवेस्टैटिन की कितनी है, वो हमारे पास है 19 आवर्स। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इनके, ये वाले। अच्छा, आज अब हम इनका देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में हम देखते हैं स्टैटिन्स को। स्टैटिन्स किस चीज़ के स्टैटिन्स हैं? ये जनाब हमारे पास जो होते हैं ना, HMG को ए को मेवालोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देते। क्या नहीं करते? HMG को ए को मेवालोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देते। ये किस चीज़ के इनहिबिटर्स हैं स्टैटिन्स? ये हमारे पास HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं। दैट्स द एंजाइम्स, दैट्स द मेन टारगेट ऑफ द ड्रग। HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ये HMG को ए को ये मेवालोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होते, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, ठीक है, अब एक काम तो इन्होंने ये किया कि कोलेस्ट्रॉल को बनने ही नहीं देते। अब ये जनाब दूसरा काम क्या करते हैं? ये जनाब दूसरा काम ये करते हैं, ये LDL के रिसेप्टर्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब LDL के रिसेप्टर्स जब बढ़ जाएंगे, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, LDL के रिसेप्टर्स बढ़ेंगे तो कैटाबॉलिज्म जो होगी ना, ड्यू टू लो कोलेस्ट्रॉल, कैटाबॉलिज्म हमारे पास बढ़ जाएगी। LDL के रिसेप्टर्स बढ़ेंगे, कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। पहले ही हमारे पास यहाँ से कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा, फिर LDL के रिसेप्टर्स बढ़ गए और फिर कैटाबॉलिज्म बढ़ गया। अब क्या हुआ, जब कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा तो VLDL की सिक्रीशन बड़ी कम होगी, डिक्रीज VLDL सिक्रीशन। अब इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होता है इस ड्रग का? टैग की सिंथेसिस कम हो जाएगी, HDL खुद ही बढ़ जाएंगे। वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन को ये ड्रग कम करती है, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये ड्रग कम करती है। डिक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डिक्रीज वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन। अब इस ड्रग के क्लिनिकल यूजेस क्या हैं? क्लिनिकल यूजेस ये क्या हैं? ये हैं कि LDL के रिसेप्टर्स जब बढ़ेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा, क्योंकि ये तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है। और ये हम अकेले कैन बी यूज्ड अलोन और विद अदर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग। ये बाकी ड्रग्स के साथ भी यूज़ हो सकती है, अकेले भी यूज़ हो सकती है। और ये हमारे पास कोरोनरी डिजीज़ का जो रिस्क होता है ना, उसको कम करती हैं। और ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में मोर्टेलिटी रेट को कम करती हैं। क्या करती हैं? इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में मोर्टेलिटी रेट को कम करती हैं, मोर्टेलिटी को कम करती हैं। क्या करती हैं और क्या करती हैं? LDL के रिसेप्टर्स बढ़ा के LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, क्योंकि LDL के रिसेप्टर्स बढ़ रहे थे। आई थिंक आपको ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, ये हमारे पास जो पेज है, अब हम देखते हैं कि बेस्ट एफिशिएंसी किन की है। वो इनकी है, इसको याद रखें पार्स से। पार्स को मैं याद रखने का बताता हूँ। एक गुर ये है पिता किसे कहते हैं हिंदी में? बाप को कहते हैं ना, ठीक है। ये जनाब जी है पिता,
पिता हम की तो पिताजी ये हैं हमारे पास, ये वाले, ठीक है। और दैट्स द गर्ल नेम रोज़ू, ठीक है। अब पिटा वेस्टेटिन चल के आता है अपनी बेटी के पास, रोज़ू वेस्टेटिन के पास, ठीक है। और इसको आके देता है एक मोबाइल की सिम, क्या सिम, मोबाइल सिम वेस्टेटिन, रोज़ू वेस्टेटिन, पिटा वेस्टेटिन, ठीक है। और साथ में उसको एक गुलाब का फूल भी देता है कि बच्चे ये सिम का इस्तेमाल अच्छे से करना, ठीक है। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था, रोज़ू वेस्टेटिन, ठीक है। और ये एटोर वेस्टेटिन, लाइक वो चल के आता है, टोर जो होती है ना वो चलने को कहते हैं, एटोर वेस्टेटिन। क्या हुआ, पिटा वेस्टेटिन, सिम वेस्टेटिन, रोज़ू वेस्टेटिन, और हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास ड्रग्स के नाम हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लू वेस्टेटिन। फ्लू वेस्टेटिन इसकी क्या है, सॉरी ये गलत हो गया कि फ्लू वेस्टेटिन की सबसे कम, मोस्ट लेस एफिशिएंसी देन अदर ड्रग्स। फ्लू वेस्टेटिन की क्या है, मोस्ट लेस एफिशिएंसी देन अदर ड्रग्स। अब हम इसको देखते हैं टॉक्सिसिटी के हिसाब से। टॉक्सिसिटी के हिसाब से हम देखते हैं एचएमजी को रिडक्टेज की जब इनहिबिशन हो जाएगी तो फिर क्या होगी, कॉमन टॉक्सिसिटी हमारे पास ये होगी कि माइल्ड एलिवेशन ऑफ अमाइनो ट्रांसफेरेज। अमाइनो ट्रांसफेरेज कौन कौन से होंगे भला, अमाइनो ट्रांसफेरेज वो होंगे ALT एंड AST। ALT एंड AST, लीवर ALT एंड AST के लेवल्स हमारे बढ़ जाएंगे। अच्छा, कॉमन टॉक्सिसिटी इसकी यही है, माइल्ड एलिवेशन ऑफ सीरम अमाइनो ट्रांसफेरेजेस। अब दूसरी क्या है, क्रिएटिनिन काइनेज बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन काइनेज जब बढ़ता है तो क्या होता है, जो क्रिएटिनिन काइनेज पाया कहाँ पर रहता है, हार्ट में, ब्रेन में, मसल्स में। अब क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल जब बढ़ेगा तो हमारे पास मसल डैमेज होगा। इस मसल डैमेज को हम क्या नाम देते हैं, रैप्टोमायोलाइसिस। रैप्टोमायोलाइसिस जिसमें क्या होती है, मायोपैथी होती है, ठीक है। अब सेम जो होता है ना, ये सेम रैप्टोमायोलाइसिस एक एंटीवायरल ड्रग है जिसका नाम है इंटीग्रेज इनहिबिटर। इंटीग्रेज इनहिबिटर जो कि HIV के अगेंस्ट यूज़ होती है, वो भी यही इफ़ेक्ट काज करती है, रैप्टोमायोलाइसिस। और इसकी जो मसल पेन को, ये एक्चुअली क्या होता है, जब मसल डीजनरेट होता है तो मसल पेन होता है, ठीक है। अब जिसको वजह से रैप्टोमायोलाइसिस क्यों होता है, क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल बढ़ता है और हमारे पास क्या होता है, इनके बढ़ने की वजह से मसल डैमेज होता है। और हमारे पास क्या होता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी किस वजह से होती है, क्योंकि जब HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं, HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं जो कि मेटाबोलाइज्ड होते हैं CYP450 से, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करते हैं। और कंट्राइंडिकेशन क्या है इस ड्रग की, ये प्रेगनेंसी में हमने नहीं देनी, ये हमने लैक्टेशन में नहीं देनी, ठीक है, ये हमने टीन एज में नहीं देनी, ये हमने बच्चों को नहीं देनी। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बड़ा कॉमन सा कि CYP450 इनहिबिटर्स के नाम बताओ। वो हमारे पास क्या है, अमायोड्रोन है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये एक और भी ड्रग है, इसको छोड़ो, इन दो के ही नाम याद रख लो तो बहुत है। अब हमारे पास है नेक्स्ट रेजिन्स। जो हमारे पास रेजिन्स होते हैं, पहले हमने उनके करने हैं नाम याद, ठीक है। अब इसमें जो ड्रग्स आते हैं, ठीक है ना, वो कोलिस्टायरामीन है, कोलिसेविलैम है, कोलिस्टायरामीन, टायरामीन 10, सेविमीन 7, दैट्स 10 and 7, कोलिस्टायरामीन, T4 10, सेविलैमिन 7, कोलिसेविलैम, कोलिस्टायरामीन। और हमारे पास क्या है, कोलिस्टिपोल दैट्स बस जिसका किराया जो है हमारे पास 10 से 7 रुपये है, ठीक है। और ये टिपोल की तरफ जा रहे हैं, टिपोल इज समथिंग एल्स, कोई जगह का नाम है, कोलिस्टिपोल, कोलिसेविलैम, कोलिस्टायरामीन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ना, जो हमारे पास जो बाइल एसिड होता है, ठीक है, ये जो बाइल एसिड है उसका जो मेटाबोलाइट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है ना, आफ्टर सिक्रेशन इन GIT, ये दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती है और फिर लीवर के अंदर चली जाती है। ऐसा होता है
कि जो हमारे पास जो लीवर होता है, ठीक है, उसके नीचे हमारे पास एक गॉल ब्लैडर होता है, उसके अंदर आके बाइल स्टोर होता है। ये ड्रग आती है, उस मेटाबोलाइज्ड होके क्या होती है, उसी बाइल के अंदर रहती है। बाइल के अंदर फिर वो GIT वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा जाती है, फिर वो वहाँ से दोबारा जज्ब होकर दोबारा लीवर के अंदर आ जाती है। मतलब ये रिसाइकिल करती रहती है ये ड्रग। और ये बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन जो होते हैं ना, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स, ठीक है, ये जो बाइल एसिड होता है, ठीक है ना, रेजिन्स क्या करते हैं, नहीं ये जो बाइल एसिड होता है ना, ये बार बार हमारे ना GIT में सर्कुलेट करता रहता है। ये जो हमारे पास रेजिन्स जो होते हैं ना, इस बाइल के साथ बाइंड कर देते हैं और बड़े बड़े लार्ज पॉलीमर्स बना देते हैं, जिसकी वजह से बाइल को दोबारा एब्जॉर्ब नहीं होने देते, बाइंड कर देते हैं बाइल एसिड्स के साथ, ठीक है, और दोबारा उस बाइल को प्रिवेंट करते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को बैक इनटू द लीवर, जिसकी वजह से क्या होती है, रिसाइकलिंग जो होती है ना बाइल एसिड की, वो कम हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट जिसके नतीजे में क्या होता है, बाइल एसिड इज़ नॉट रीअब्जॉर्ब, बाइल एसिड रीअब्जॉर्ब नहीं होता है वो लीवर के अंदर, विच स्टिमुलेट हिपैटिक कोलेस्ट्रोल, कि हिपैटिक कोलेस्ट्रोल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, जो कि लीवर के अंदर होता है कि सिंथेसाइज करो न्यू बाइल को। अब ये जो बाइल होता है, ठीक है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो होता है फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ होगा कि बाइल एसिड को बनाने के लिए, ठीक है। क्यों बाइल एसिड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि ये जो रेजिन्स हैं ये वाले, ये काम ख़राब कर रहे हैं। रेजिन्स बाइंड कर देते हैं बाइल एसिड के साथ और बड़े बड़े लार्ज पॉलीमर्स बना देते हैं, जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती और ये दोबारा लीवर के अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए अब नया बाइल बनाना पड़ेगा बॉडी को, ठीक है। और इस तरह अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ना वो कम होती जाती है। अब ये जो LDL के रिसेप्टर जो होते हैं ना, ये हो जाते हैं ज़्यादा, क्या हो जाते हैं, LDL के रिसेप्टर बढ़ाती है, जिसकी वजह से LTL का कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इसका जो होता है ना HDL के ऊपर बहुत ही कम सा इफेक्ट है, ठीक है, और टैग के ऊपर भी बहुत कम इफेक्ट है, लेस इफेक्ट ऑन HDL एंड टैग। अब जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी अगर हो ना हाइपर लिपिडेमिक पेशेंट को, फिर क्या होता है, टैग और VLDL ज़्यादा होता है, ये आपकी अब अगर वैसे ही याद रख लो तो ठीक है, वरना इस लाइन को छोड़ दो। इस लाइन में ये कहता है कि ना अगर किसी बंदे को जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, वो हाइपर लिपिडेमिक है, ठीक है, उसके अंदर ये कहाँ दवाई उल्टा इफेक्ट कर जाती है, ठीक है, उसमें टैग और VLDL के लेवल बढ़ा देती है और कंबाइंड हाइपर लिपिडिज्म काज कर देती है अगर इनको ये दें रेजिन्स दें तो, ठीक है। टैग और VLDL क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, किसमें, सिर्फ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी वाले पेशेंट के अंदर। मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब थेराप्यूटिक यूजेस में अगर हम देखें, थेराप्यूटिक यूजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थेराप्यूटिक यूजेस ये हैं कि हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, ऐसे बंदे जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, उनको देते हैं। ये प्रूराइटस में देते हैं, प्रूराइटस, रिड्यूस प्रूराइटस इन पेशेंट्स विद कोलिस्टेसिस, ठीक है, एंड बाइल एसिड एक्यूमुलेशन। ऐसे बंदे जिनको क्या हो, जो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या बनी हो, स्टोन्स बने हो या फिर बाइल एसिड की एक्यूमुलेशन हुई हो, ठीक है, उन पेशेंट्स में हमारे पास जो होते हैं ना प्रूराइटिस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास और क्या था, ये जो होते हैं प्रोडाइटिस किन किन पेशेंट को हो सकता है, हेपेटिक डिजीज़ का पेशेंट हो सकता है, जॉन्डिस का पेशेंट हो सकता है, कोलिस्टेसिस का पेशेंट हो सकता है, या फिर बाइल साल्ट की कम्बुलेशन हो, उनको हो सकता है। और हमारे पास इसका जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो ये ट्रीट करते हैं डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को। किसको, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को ये हमारे पास ट्रीट करती है। और हमारे पास क्या है, ये आइसोलेटेड LDL लेवल एलिवेशन में, जिस पेशेंट में LDL के लेवल, सिर्फ LDL लेवल के एलिवेशन हो, उन पेशेंट को हम ये ड्रग देते हैं। अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट में इसका सबसे इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट जो है ना, ये बच्चे मिक्स कर जाते हैं। ये जो GIT डिस्ट्रेस में ना, इसके जो नोज़िया वोमिटिंग डायरिया होता है, इसमें डायरिया नहीं होता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है रेजेंस में, और नोज़िया एंड फ्लैचुलेंस होता है। इसमें क्या होते हैं, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोलबल विटामिन्स। अब क्योंकि बाइल तो इम्पोर्टेंट होता है फैट सोलबल विटामिन्स को जल्ब करने के लिए, तो फिर क्या होता है, जो फैट सोलबल विटामिन्स होते हैं ना, उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होती है, हाइपरप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो रहा है, हाइपरप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जिसमें क्या आता है, प्रोथ्रोम्बिन आता है, और विटामिन K रिकमेंड किया जाता है ऐसे पेशेंट को।
और ये हमारे पास क्या करते हैं, ड्राइनेस ऑफ स्किन काज करते हैं। और हमारे पास क्या करते हैं, जब ड्राइनेस ऑफ स्किन होती है तो फिर हमारे पास क्या होती है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स होती है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स जो होती है ना हमारे पास, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट में हमारे पास आते हैं, ये हमारे पास आते हैं जनाब नियासिन। नियासिन में हमारे पास आता है निकोटिनिक एसिड, जिसे हम कहते हैं विटामिन B3, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। और हमारे पास क्या है, लेवोलो मैं भी इसको छोड़ो बस, इस ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 इज़ द मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और हमारे पास क्या होते हैं, नियासिन होता है। अब हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है नियासिन का, ये होता है कि हमारे पास रिड्यूस करती है LDL। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ये हमारे